शुक्रिया लता जी। और सारे जो मुझसे पहले बोले उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। और मेरी बातें रखना चाहूंगा। वैसे बा के ऊपर जब बोलना शुरू करता हूं तो वक्त कम पड़ जाता है, उतनी बातें होती है, क्योंकि बा के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और होता जा रहा है आज भी, तो वो ये है कि उनको हमेशा सिर्फ बापू की पत्नी के रूप में ही देखा गया। और जब भी उनकी जीवनी, मेरे पिताजी और माँ ने भी उनकी जीवनी जब लिखी, तो अगर आप वो पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो मिसेस गांधी की जीवनी है, यानी श्रीमती गांधी की जीवनी है। कस्तूर की जीवनी कम उसमें दिखती है, क्योंकि कस्तूर के बारे में जानकारी बहुत कम है। जैसे बापू ने कहा था, उन्होंने बा को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कही थी कि वो मेरी जीवनी थी, वो मेरे साथ साथ जी थी, और कई बातों में मेरे से उसकी ऊंचाई काफी बड़ी थी। पर जैसे जैसे मेरी कीर्ति बढ़ती गई, उसने अपने आप को स्वावलंबी तरीके से सिकुड़ दिया और धीरे धीरे अपने आप को अदृश्य कर दिया, ताकि मैं ही सबको दिखता जाऊं। पर अगर मेरी परछाई बढ़ी तो उस परछाई में बा की परछाई का बहुत बड़ा अनुदान था। तो ये बात हमने समझना बहुत जरूरी है कि वो ना सिर्फ एक महान व्यक्ति की पत्नी थी, वो खुद बहुत महान थी, और उन्होंने खुद ने बहुत बलिदान दिए थे उस जीवन में, उस एक जो दोनों का सहसा जीवन था उसमें। इसलिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने किस तरह से जो मोहन था उसको महात्मा तक किया। और बा का एक वैशिष्ट्य ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने शादी तो एक मर्द के साथ की थी, लेकिन उनको संसार काफी अलग अलग मर्दों के साथ करना पड़ा, क्योंकि अगर आप मोहन से महात्मा तक का जो सफर था उस व्यक्ति का, उनके पति का, उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कई अवतार आए, और हर एक अवतार उसके पहले के अवतार से बहुत ही अलग और विपरीत होता था। यानी इस तरह इस कदर अलग होता था कि कोई अलग ही इंसान जैसे आ गया हो, और उन सब के साथ बा को संसार करते रहना पड़ा। इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। आज अगर हम शादियों को देखें, रिश्तों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि कई रिश्ते टूट जाते हैं, कहते कि नहीं नहीं, हमने इसके साथ शादी नहीं की थी, हमने इसके साथ रिश्ता नहीं बनाया था, ये बदल गया, अब हम ये बदले हुए के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। और बा ने तो कई ऐसे बदलावों के साथ रिश्ता रखा। इसके लिए एक बहुत बड़ा धैर्य होना जरूरी होता है, एक संस्कार होने बहुत जरूरी होते हैं। और बा को अपने लग्न जीवन के शुरुआत से ही बहुत सारे बदलाव का सामना करना पड़ा। बा का परिवार बहुत समृद्ध परिवार था। वो उनके पिता जो थे मकरंजी कापड़िया, बहुत ही पैसे अमीर आदमी थे। उनका कारोबार पोरबंदर से लेके एडन तक चलता था, और उनके जहाज चलते थे। और उनकी सबसे पहली, जो आज प्रॉमिसरी नोट कही जाती है, वैसी जो हुंडी कही जाती थी, उनकी हुंडी ईडन से लेके अफ्रीका के कई बंदरों तक उनकी लिखी हुई हुंडी को मान्यता होती थी। वो व्यापारी जो जाते थे वो यहाँ से हुंडी लेके जाते थे, उनको उस हुंडी के सामने वहां पैसा मिल जाता था। तो बाप बहुत समृद्ध परिवार की लड़की थी। गांधी परिवार समृद्ध नहीं था, उनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, दीवान का परिवार था, लेकिन समृद्ध नहीं था। करमचंद गांधी का जो अंत हुआ, तभी तो उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि जो आखिरी शादी के बाद के जो आखिरी साल थे करमचंद गांधी के, वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तनख्वाह भी नहीं लेते थे। जो राजा की तनख्वाह थी, जो राजा पैसे भेजता था लौटा देते थे कि मैं काम नहीं करता तो मैं तनख्वाह नहीं दूंगा। इसलिए परिस्थिति बहुत खराब थी।
और तब जाके जब अपने पिता के देहावसान के बाद ये तय हुआ कि मोहन को विदेश भेजना है। उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने संसार की शुरुआत कैसे की। एक ऐसे बच्चे के साथ जिसको उन्होंने पहचाना था एक डरपोक बच्चे के रूप में, जो हमें हर चीज से डरता था, अंधेरे से डरता था, प्राणियों से डरता था, सांप और छिपकलियों से डरता था। वैसे एक बच्चे के साथ उनकी शादी हुई थी। उसके बाद वो लड़का पति बनने के लिए किताब ले आया था। पति बनना कैसे बनना चाहिए वो सीखने के लिए किताब ले आया था, और उस किताब का हर पाठ हर रोज पढ़ता था और उस पाठ का प्रयोग अपनी पत्नी पे करता था, और उस पत्नी को वो झेलना पड़ता था। तो बापू ने अपनी जीवनी में ये लिखा है कि मुझे जो सविनय आज्ञा भंग का महत्व किसी ने सिखाया हो तो मेरी पत्नी कस्तूर ने सिखाया। वो जो किस्सा था वो जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे हुआ। तो शादी के बाद मोहन जो था वो बहुत ईर्ष्यालु पति था, और उसको हमेशा शक होता था कि मेरी पत्नी पर कोई नजर डालेगा या मेरी पत्नी की चाल चलन बिगड़ जाएगी, इसलिए उसके ऊपर काबू रखना उसको अपना पति धर्म समझता था। और वो हर रोज देखता था कि शाम होने के वक्त उसकी पत्नी सज धज के घर से बाहर चली जाती। तो उसने देखा कि नहीं, ये घर से बाहर जाएगी तो बिगड़ेगी, इसको तो घर में रहना चाहिए, मेरी पत्नी है। इसलिए एक दिन उन्होंने कानून कर दिया कि कल से तुम मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाओगे। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि बगैर इजाजत कस्तूर तो अपने समय पर उठ खड़ी हुई और चली गई बाहर। एक दो दिन ये सिलसिला चलता रहा, मोहन बहुत गुस्सा हुआ, तो उसने जाके एक दिन लक्ष्मण रेखा खींच दी कि अब अगर तुम बाहर गई मुझे पूछे बगैर तो तुम वापस मत आना, फिर अपने बाप के घर चली जाना, मुझे तुम नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मुझे तुम नहीं चाहिए। तब जाके कस्तूर ने मोहन को यह कहा कि ठीक है, हर रोज तो शाम को तुम्हारी माँ मुझे कहती है कि चलो बहू मेरे साथ मंदिर जाएंगे पूजा के लिए, तो मैं चली जाती हूँ। पर अब जब आपने मुझे कह दिया हो कि तुम मेरे पति परमेश्वर हो और मैं तुम्हारी आज्ञा के बगैर बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो जब मेरी सास मुझे कहेगी कि चलो बहू मेरे साथ मंदिर, तो मैं मना कर दूंगी कि भाई मैं नहीं जा सकती, मेरे पति की आज्ञा लेनी पड़ेगी, अगर मेरा पति इजाजत देगा तो ही मैं जाऊंगी। अब तुम ये तय करो कि तुम्हारी आज्ञा मानने में मैं तुम्हारी माँ की आज्ञा की अवहेलना करूं तो ये चलेगा तुम्हें? और मोहन को ये विपदा आ गई कि अरे बाप रे, ये मेरी पत्नी मेरी माँ की नहीं सुनेगी, तो अब क्या किया जाए। और अपनी आत्मकथा में बापू ने लिखा कि जब मुझे समझ आई तो मुझे पता चला कि सविनय आज्ञा भंग का सबसे बड़ा प्रयोग कस्तूर ने मुझे सिखाया था। उसने मेरी आज्ञा का सविनय भंग किया, कभी मेरे पर चिढ़ी नहीं, कभी मुझसे रुस्वा नहीं हुई, सिर्फ मुझे ये बताया कि भाई तुम्हारी आज्ञा माननी हो तो मुझे तुम्हारी माँ की आज्ञा नहीं माननी होगी, अगर ये तुम्हें चलता है, मान्य है तो कबूल है, तो मैं मानूंगी तुम्हारी आज्ञा। तो ये कस्तूर का ये महत्व था कि उसने धीरे धीरे, अब इंग्लैंड जाने की बात आई तो उसमें समझना ये बहुत जरूरी है कि उसके पहले मैट्रिक करने के बाद जब भावनगर की श्यामलदास कॉलेज में मोहन का दाखिला किया गया तो 6 महीने में इंग्लिश पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, ये कहकर पढ़ाई छोड़कर मोहन वापस भाग के घर आ गया था। तब उनके पिताजी भी वहां नहीं थे। ये मोहन की कई असफलताओं में से एक असफलता थी। और उसके बाद जब पता चला कि नहीं भाई, अब अगर दीवान बनना है तो अंग्रेज कानून की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है और उसके लिए विलायत जाना पड़ेगा, तो ये कह दिया कि अब मैं जाऊंगा विलायत और जाके बैरिस्टरी पढ़ूंगा, वकील होके आऊंगा। जो लड़का भावनगर नहीं रह पाया था अकेला, वो अब विलायत जाने की बात कर रहा था। पर परिवार के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि बड़े दो भाई थे,
वो भी पढ़ाई लिखाई में निकम्मे साबित हुए थे। इसलिए करमचंद बापा की जो गादी थी दीवान की, वो आगे चलाने के लिए किसी एक बेटे के ऊपर दारोमदार रखना बहुत जरूरी था, और इसलिए ये तय हुआ कि मोहन को विदेश भेजेंगे, विलायत भेजेंगे। और इसमें मैं मणिमाला जी से थोड़ी एक मुखालफत ये करूंगा कि बा के गहनों की ताकत पे मोहन विलायत जा पाया। बा ने अपने गहने, क्योंकि बा के पिता जो थे वो बहुत धनी थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को सर से पांव तक गहनों में मढ़कर भेजा था ससुराल। और उस जमाने में उन गहनों की का मूल्य बहुत था। और बा ने अपनी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो गहने मोहन की पढ़ाई के लिए दे दिए थे। हाँ, ये बात अलग थी कि उनके पिता जो थे उन्होंने वो सारे गहने उतने ही वापस बा को भी दे दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे। पोरबंदर के नगर सेठ थे, और नगर सेठ होना यानी सबसे नगर का धनी जो होता था उसको नगर सेठ का खिताब मिलता था। तो ये भी बात हुई। और इंग्लैंड जाने के बाद भी अगर आप देखें, जिस लड़के के ऊपर कोई भरोसा नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा, उसकी इंग्लैंड जाने के बाद पहले 6 महीने की फितरत आप देखें तो वो उसकी मांगे ही चलती रहती, क्योंकि इंग्लैंड जाने पर उनको लगा कि मुझे जेंटलमैन बनना है। तो जेंटलमैन कैसा होता है उसकी परिभाषा वो सीखे। तो सूट पहनना होता है, टोपी पहननी होती है, छड़ी लेके चलना होता है, डांसिंग सीखना होता है। ये सारी चीजों को उन्होंने महत्व दिया, और हर चीज के लिए घर पैसा मंगवाते थे कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, तो पैसा भेजो। आखिर में जेंटलमैन जो होता था वो उस जमाने में फैशन थी कि एक लटकती हुई घड़ी पहनना सूट के ऊपर, जिसकी सोने की चेन होती थी। तो ये आया कि भाई मुझे सोने की चेन खरीदनी है, मेरी घड़ी के लिए पैसा भेजो। और हर बार जब जब भी मोहन के शौक पूरे हुए, कस्तूर के बदन से एक गहना कम हुआ, पर फिर भी ये सहारा टिका रहा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक मोहन की आंख नहीं खुलती तो परिवार ने बलिदान दिए, और उसमें सबसे ज्यादा बलिदान पत्नी होने के नाते कस्तूर ने दिए। आखिर में मोहन को यह एहसास होता है कि मैं इंग्लैंड जेंटलमैन बनने नहीं आया, वकील बनने आया। और फिर वो वकालत की पढ़ाई में एकदम पूरा डूब जाता है, और फिर अपनी जरूरतें कम करना शुरू करता है, और वकील बनता है। वो वापस जब हिंदुस्तान आता है तो राजकोट जाता है, और फिर से वही शुरू हो जाता है कि अब परिवार को सुधारना है। तो बच्चों को जूते पहनने की, और परिवार के सभी व्यक्तियों को जूते पहनने की प्रैक्टिस करवाना शुरू करता है। जमीन पे बैठ के खाना नहीं है, क्योंकि डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लेके आया है मोहन, और घर में अब से सब लोग कुर्सी पर बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। जाहिलों की तरह हाथों से खाना नहीं खाना है, इसलिए कांटे, छुरी और चमचों से खाना की प्रैक्टिस करनी है। और ये सारी प्रैक्टिसें करवाता रहता है। हर रोज परिवार के बच्चों को ले जाके रास्तों पे परेड करवाता है कि जूतों में कैसे चलना है, ठीक से चलना सीखो। आखिर में 3-4 महीने के बाद बा आके उसको कहती है, कस्तूर आके मोहन को कहती है कि भाई तुम्हें इंग्लैंड भेजा था वकील बनने, तो तुम आके यहाँ वकालत करो और कुछ आमदनी कमाओ, ताकि परिवार की गुजारा हो। तुम्हारी पढ़ाई के चलते परिवार पायमाल हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, आज भी उधारी पे घर चल रहा है। तो कब तुम वकालत करने वाले हो, और कब अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हो, कि या हमें परेड कवायत ही करवाते रहोगे हर टाइम। तब पता चलता है कि मोहन की और एक निष्फलता है। बंबई में कोर्ट में जाने पर पहली अपनी जो केस लेकर कोर्ट में गए मोहनदास, तो मैजिस्ट्रेट जज के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोल पाए थे, और डर के मारे आखिर कांपते पांव अपने सारे कागजात और वकालतनामा कोर्ट में ही छोड़ के पलायन कर दिया था।
उसके बाद बंबई में उनकी वकालत के लिए कोई भी उनको खड़ा भी नहीं करने वाला। और वो जो वाकया हुआ था उसके एक चश्मदीद गवाह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने ये देखा था। क्योंकि बहुत कुतूहल था कि इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया हुआ एक वकील आज कोर्ट में पहली दफा पेश होने वाला है, तो पूरा जो बार था उस कोर्ट का उस कोर्ट में हाजिर था, और उन्होंने सबने देखा था कि मोहनदास करमचंद गांधी का सबसे बड़ा स्पेक्टेक्युलर फेलियर क्या था। ये बात कस्तूर को तब पता चलती है। मोहन कहता है कि मैं कैसे वकील बनूंगा, मैं तो कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। एक और आशा पे निराशा के बाद, उसके बाद चमत्कारी रूप से दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला का पत्र आता है कि मुझे वकील चाहिए और मोहनदास करमचंद गांधी मेरे लिए पर्याप्त है। ये होने का कोई भी कारण नहीं हो सकता कि जिस आदमी की कीर्ति बंबई में इतनी बदनाम हो चुकी थी, उसका नाम दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी तक पहुंच जाए। पर एक ही मार्ग था कि अफ्रीका के साथ कांटेक्ट मोहन के ससुर का था, और ये मुमकिन है क्योंकि शेठ अब्दुल्ला भी काठियावाड़ी ही थे। तो जब उनको एक देशी वकील की जरूरत पड़ी तो ये मुमकिन है कि उन्होंने काठियावाड़ में अपने जो कांटेक्ट है उनको कहा हो कि भाई कोई जो विदेशी वकालत जानता हो वैसा वकील मिले तो मेरे लिए भेज दो। और बा के पिता ने ये सोचा हो कि जमाई वैसे भी बेकार बैठा है, तो अगर दक्षिण अफ्रीका चला जाता है तो कुछ रोजी रोटी हो जाएगी। मेरा मानना है कि वो मौका उन्हें कस्तूर के कारण ही मिला, कस्तूर के पिता के कारण ही मिला होगा, क्योंकि वरना दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास को ढूंढने कोई आता नहीं उस वक्त पर, और वहां जाके कायाकल्प होता है। लेकिन बा के लिए आप सोचिएगा कि वहां वकील होने के बाद अपने पति की शोहरत देखते हैं वो, क्योंकि पैसा आना शुरू होता है और पूरा परिवार संभल जाता है। मोहन जो पैसा भेज रहा है दक्षिण अफ्रीका से, उससे पूरा परिवार संभल जाता है, और जो जिस काम के लिए उसको वकील बनाया गया था वो सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद एक नया एक नया फेज एक नया फेज आते हुए हमें दिखता है, और मोहनदास वापस देश में लौटता है। आके बड़े लोगों के साथ मिलना उठना बैठना उसका शुरू होता है, और वो जाता है, लेख लिखता है, बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखता है, उसकी कीर्ति बढ़ती जाती। कस्तूर ये सब देख रही है, और एक दिन मोहन उसको कहता है कि अब हमें दक्षिण अफ्रीका जाना है, तुम्हें भी मेरे साथ आना है। अब 2 बच्चे हैं, एक पेट से है, 2 बच्चे हैं। सबको लेके चलो, अब हमें जाना है दक्षिण अफ्रीका, हम वहां बसेंगे। अब एक आशा जगती है कि चलो अब जाके मेरा खुद का एक घर बनेगा, जिस घर की मैं स्वामिनी रहूंगी। पर पराये देश में जाने का डर भी होता है, और आप देखिए कि उस पराये देश में जाने का की अग्नि परीक्षा बा को कैसी देनी पड़ती है। समुद्री प्रवास के बाद जब डरबन पहुंचते हैं तो डरबन में एक विद्रोह फट गया है, क्योंकि डरबन में गांधी के खिलाफ, बैरिस्टर गांधी के खिलाफ प्रचार हुआ है कि उसने गोरों का अपमान किया है, और गोरों की ताकत तोड़ने के लिए वो हिंदुस्तानियों की फौज लेकर आ रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो उसका स्वागत करके उसे दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर पांव न रखने की शपथ लेके वहां डरबन के गोरे तैयार खड़े होते हैं, और 22 दिन तक प्लेग का बहाना बनाकर उस जहाज को बंदर में आने नहीं दिया गया होता। 22 दिन तक मझधार में वो जहाज पड़ा रहा होता है, जहां हालात खराब हो गए। आज जो हम भुगत रहे हैं 6 महीने से, वो उस जमाने में बीच समुंदर में बा और परिवार को भुगतना पड़ा था। उसके बाद जब आखिर में उस बंदरगाह में आने की का परवाना मिलता है तो देखते हैं तो कि बंदरगाह में तो बड़ा मॉब खड़ा है, बहुत गुस्सेदार मॉब है, और नारेबाजी चल रही है,
और पुलिस आके कहती है कि भाई बाकी सब लोग निकल जाओ यहाँ से, मिस्टर गांधी यू कांट लीव, यू विल हैव टू स्टे बैक। और सेठ अब्दुल्ला आते हैं और कहते हैं कि गांधी भाई तुम नीचे मत उतरना, नीचे उतरे तो गए काम से, जिंदा नहीं बचोगे। कस्तूर को कुछ पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ये रूप अपने पति का अभी तक देखा नहीं होता। उसको मालूम है कि मेरा पति कुछ ना कहीं जाके बखेड़ा जरूर करता है, लेकिन अब क्या बखेड़ा किया है वो उसे पता नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ बा का जो इंट्रोडक्शन था वो कितना भयानक था, वो आप देखिए कि बच्चों को लेकर उनको निकाल दिया जाता है जहाज से, और एक बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति, दूसरे धर्म के पारसी व्यक्ति के वहां उनको घर पे रखा जाता है कि तुम यहाँ रहो। पति कहाँ है मेरा? बोले वो आएंगे, अभी नहीं आ सकते, वो आएंगे, अंधेरा होने पर आएंगे। और फिर बापू उतरते हैं जहाज से, उनकी पिटाई होती है, वो घायल होते हैं, और पुलिस की सहायता से बचकर पारसी रुस्तम जी के घर पहुंचते हैं घायल अवस्था में। तब पहली दफा बात देखती है, बोलती है ये क्या हो गया, तुम्हें किसने इतना मारा और क्यों मारा है? कुछ पता नहीं उन्हें। और तभी भीड़ आती है बाहर और चिल्लाती है बापू के खून के लिए। आखिर में ये कहती है कि अगर गांधी हमें सौंप नहीं दोगे तो हम पूरा घर जला डालेंगे। बच्चों के साथ बा का सबसे पहला अनुभव दक्षिण अफ्रीका का ये, और ये पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं। आप सोचिएगा कि ये कितना कठिन होगा। एक स्त्री जो कभी अपने गांव के बाहर नहीं निकली है, वो विदेश में जाती है, और विदेश का सबसे पहला जो अनुभव उनको होता है वो इतना कटु अनुभव होता है। हाँ, उसके बाद वो जानती है दक्षिण अफ्रीका की, उनकी पूरी कहानी सब जानते हैं, इसलिए मैं वो दोहराना नहीं चाहता। पर दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा अगर नुकसान बा का हुआ हो तो हरिलाल अपना, उनका जो पहला बेटा था, पहला जन्मा हुआ बेटा, पहला जिंदा बेटा, पहला जन्मा हुआ बेटा तो मर गया, लेकिन पहला जिंदा बचा हुआ बेटा हरिलाल, उसको उन्हें गंवाना पड़ा, क्योंकि बापू और हरिलाल के बीच के झगड़े के बीज दक्षिण अफ्रीका में बोए, और हरिलाल बापू को छोड़कर भारत वापस आ गया, और बा को अपने पति को चुनना पड़ा, अपने बेटे को छोड़कर पति को चुनना पड़ा। ये सबसे बड़ी एक जो खोट उन्हें सहनी पड़ी, वहां से वो वापस हिंदुस्तान आती। हिंदुस्तान में अभी बसे नहीं होते। कोचरब आश्रम में एक अछूत परिवार को रखने के कारण सोशल बॉयकॉट भुगतना पड़ता है, और इसलिए नदी के उस पार, शहर से नदी के उस पार साबरमती को क्रॉस करके साबरमती आश्रम बसाया जाता है, और वहां रहना चालू करते हैं, और इसीलिए उस आश्रम का नाम भी हरिजन आश्रम रखा गया। और तभी जब वहां बस ही रहे होते हैं तब चंपारण का बुलावा आता है, और बापू के साथ चंपारण चली जाती है। वहां का सत्याग्रह होता है, उसमें बा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती है बापू के साथ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी अगर कोई हो तो जब चंपारण सत्याग्रह के बाद वहां रचनात्मक कार्य शुरू होता है तो वो बा के कंधे पर छोड़ के बापू खेड़ा का सत्याग्रह लड़ने के लिए वापस आ जाते, और बापू के सिवा बा वहां रहती है, और ना सिर्फ भितिहरवा आश्रम में वो एक स्कूल चलाती है, लेकिन रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सबसे पहला ग्रामोद्योग भंडार बा भितिहरवा आश्रम में एस्टेब्लिश करती है। और बापू के ऊपर के गुस्से का भोग भी वो करती है। वहां के जो अंग्रेज जमींदार और जो इंडिगो के फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, वो 2 बार बा जिस झोपड़े में रहती होती है, जिसमें वो स्कूल और जो ग्रामोद्योग हाट चलाती रहती है, उसको तोड़कर जला देते हैं। पर बा डर के भाग नहीं जाती बात से,
वो वहीं रहकर वो झोपड़ा वापस बनाकर अपना काम 6 से 8 महीने तक वहां रहकर उन्होंने वो काम किया और बाद में उसे सौंप कर वो वापस साबरमती आती है। इसलिए कस्तूर जो एक महिला थी, उसको महिला के रूप में जब तक हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हम ये अन्याय उसके साथ करते रहेंगे कि महज उसको मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी के रूप में ही पहचानने की कोशिश की जाए। अब मैं जंप करता हूं दांडी कूच के बाद। वक्त है मेरे पास? 5 मिनट है, फिर समाप्त करें। हाँ, हाँ, तो मैं 5 आपके पास मिनट में 5 जितना मिनट कर सकता। ठीक है। दांडी कूच के बाद एक बार फिर बा निराधार हो जाती है, निराश्रित हो जाती है, क्योंकि बापू साबरमती आश्रम छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि जो जहां मैं नहीं रह सकता वहां तुम नहीं रह सकते। उसके बाद के जो 4 साल है, 4 से 5, वर्धा में स्थायी होने के पहले के, वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर उस दरमियान बा का कोई स्थायी एड्रेस था तो वो जेल थी, क्योंकि दारूबंदी और स्वदेशी के पिकेटिंग का काम, जो सत्याग्रह, स्वदेशी का सत्याग्रह और दारूबंदी का सत्याग्रह चल रहा था, उसका नेतृत्व बा ने किया था। उसके कारण उनको कई बार जेल जाना पड़ा था और ये चलता रहता था कि जब बापू अंदर होते थे तो बा छुटी हुई होती थी और जब बा अंदर होती थी तो बापू छुटे हुए होते थे। तो ये मुलाकातें भी नहीं होती थी। उसके बाद वर्धा में वो स्थायी हुई। यहाँ सबसे बड़ा सदमा उनको अगर कोई पहुंचा हो तो हरिलाल का धर्म परिवर्तन। हरिलाल अब्दुल्ला गांधी बनता है और अपने माँ बाप को चुनौती भेजता है कि मैंने सच्चा मार्ग देख लिया और अपना लिया, आप भी मेरे साथ उस मार्ग पे आ जाओ। उस वक्त कस्तूर ने सबसे पहले एक पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस किया, जो हरिलाल के नाम चिट्ठी लिखी और उन्होंने छपवाई। वो एक माँ का टूटा हुआ दिल था, क्योंकि वो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती थी पर माफ भी नहीं कर पा रही थी। ये 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 पीड़ा जो हो सकती है बा को, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद वापस इतिहास में बहुत कहा है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई उसमें बा का जो रोल था, हम सबको ये लगता है कि बापू को जेल में भेजा इसलिए उनका साथ देने के लिए बा को भेज दिया गया। नहीं, बा ने अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन करके पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, इसलिए शिवाजी पार्क की मीटिंग के बाद उनको अरेस्ट किया गया और उनको आगा खान पैलेस नहीं भेजा गया था बापू के पास। उनको भाईकला का जो विमेन्स प्रिजन था, सेंट्रल जेल, उसमें रखा गया था। 1 हफ्ता वो उस जेल में रही थी। वहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर जब दवाई की मांग की गई तो जेलर ने कहा कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तभी सुशीला नैयर बा के साथ थी जेल में, तो उन्होंने कहा कि इसको अब अगर ये दवाइयां नहीं मिली तो ये मर जाएगी कब। उस वक्त बंबई की एक बहुत बड़ी मैडम जो थी, ब्रॉथल चलाने वाली थी, वो भी गिरफ्तार होके बा और सुशीला नैयर के सेल में ही वो भी थी अंदर। उसने सुशीला नैयर को कहा कि तुमको क्या जरूरत है मुझे बताओ, मैं इंतजाम करती हूँ, जेल में मेरा पूरा नेटवर्क है, मेरे पैसों के कारण मेरा काम सारा होता रहता है इस जेल में। तो सुशीला नैयर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसको दिया और उस प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां अपने नेटवर्क के कारण उसने मंगवा के दी सुशीला नैयर को और बा का इलाज हुआ। तब अंग्रेज को जब ये पता चला कि मिसेस गांधी इज क्वाइट इल, तो उनको डर लगा कि अगर ये यहां मर गई तो गांधी क्या करेगा वो हम नहीं कह सकते, इसलिए बेहतर है इसके निकाल कर आगा खान पैलेस में गांधी के साथ रख दो। और वो वहां चली, उनको वहां भेजा गया। तो बा को बापू को गिरफ्तार किया था, उसके लिए उनकी सहायता के लिए नहीं किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको इंडिपेंडेंटली कैद किया गया था और उनकी मौत के डर से उनको वहां से शिफ्ट करके आगा खान पैलेस भेजा गया।
और जब आगा खान पैलेस में बा की मौत हुई तो बा के मौत का शौक जो एक बा को श्रद्धांजलि का संदेश भेजते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बा को भारत की एक सबसे बड़ी शहीद महिला के नाम से पुकारा है। उन्होंने कहा है कि मिसेस गांधी इज अ मार्टियर टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और आगे चल के उन्होंने ये लिखा है, उसी पत्र में उन्होंने लिखा है कि शी डिड नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, हर डेथ वाज मर्डर, इट वाज प्लान्ड and executed by her jailers to break Gandhi's uh, spirit and cow him down. ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द आप पढ़ सकती है, आज भी वो खत गूगल पे अवेलेबल है, अगर आप वेब पे सर्च करेंगे गूगल में तो ये पत्र की टेक्स्ट पूरी मिलती है। बापू ने नहीं लिखा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने लिख के भेजा था। जिन्होंने बापू को राष्ट्रपिता कह के पुकारा, उन्होंने ही बा को अमर शहीद कह के श्रद्धांजलि दी। हाँ, ये सही है कि आगा खान पैलेस में लकड़ियां जमा करके रखी गई थी, लेकिन वो बा के लिए नहीं रखी गई। उस कैद के दरमियान बापू ने एक बार 21 दिन का अनशन किया था, तब सबको लगा था कि वो मरेंगे, इसलिए लकड़ियां लाई गई। उसके बाद जब उनको मलेरिया और डायरिया हो गया, तब ये शक हुआ था कि वो मरेंगे, इसलिए और लकड़ियों का इंतजाम किया गया था। और फिर वो लकड़ियां बाको का अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसमें से कुछ इस्तेमाल की गई थी। लेकिन बापू ने आगा खान पैलेस की रिहाई के वक्त ये लिख के गए थे, वो उन्होंने मुंबई की सरकार से ये विनती की थी कि आगा खान पैलेस बा के और महादेव देसाई के शहादत के कारण पावन भूमि हो गई है और मैं वहां हर रोज प्रार्थना करवाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे इसकी इजाजत दी जाए। और तब जाके आगा खान पैलेस आखिर में एक स्मारक बना, और वो एक इकलौता स्मारक है जो बा का स्मारक है, बापू की पत्नी का नहीं। एक ऐसी महिला कस्तूर जो अपने बलबूते पर महान हुई, क्योंकि बापू बा के बलबूते पर महात्मा हुए थे, पर कस्तूरबा अपने बलबूते पर महान औरत हुई। शुक्रिया।